हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। तो भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। तो भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान हमारे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने हमारे विज्ञान, अंतरिक्ष, चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित किए। और इनके नवाचारों ने क्या किया है, भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। आपसे याद रखेंगे। अब एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे कि किस किस क्षेत्र में हमारे भारतीय किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से कार्य किए थे। तो हमारे चिकित्सा और आयुर्वेद के क्षेत्र में बात करें, मेडिसिन और आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान बहुत ही ज्यादा उन्नत था, जहां हमारे सर्जरी से लेकर संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए थे। आप इसे याद रखेंगे। प्राचीन भारत में हमारा चिकित्सा विज्ञान है, इसमें हमारे क्या संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत सारे ग्रंथ रचे गए थे, जिसमें हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं कौन, सुश्रुत। सुश्रुत की बात करते हैं, इनका लगभग ये कब से कब तक थे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। कौन, सुश्रुत। बात करें, इन्हें शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। सुश्रुत को हमारे क्या शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। बात करेंगे प्रमुख ग्रंथ की, तो इन्होंने प्रमुख ग्रंथ कौन सा लिखा था, तो इन्होंने सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा था। कौन सा, सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा था। बात करेंगे मुख्य योगदान की, तो इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी और एनाटॉमी मतलब मानव शरीर की रचना की तकनीकें विकसित की थी। तो इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी और एनाटॉमी की तकनीकें विकसित की थी। इनके ग्रंथ में 12 प्रकार के फ्रैक्चर मतलब जो अस्थिभंग होते हैं, घाव सिलने के लिए घोड़े के बालों का उपयोग, के घाव सिलने के लिए घोड़े के बालों का उपयोग और सर्जरी से पहले औजारों को गर्म करके कीटाणु रहित करने का उल्लेख किया गया है। ये थे हमारे पहले वैज्ञानिक कौन, सुश्रुत। फिर आते हैं हमारे कौन, चरक। चरक की बात करें तो ये लगभग हमारे पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। किसमें, पहली से दूसरी ईसा शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और ये आयुर्वेद के महानतम आचार्यों में से एक थे। किसके, आयुर्वेद के महानतम आचार्यों में से एक थे। बात करें इनकी ग्रंथ की, तो इन्होंने चरक संहिता लिखा था। कौन से, चरक संहिता लिखी थी। बात करें इनके योगदान की, तो इन्होंने त्रिदोष सिद्धांत मतलब वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन के बारे में बताया था, जिसे त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया था। क्या, हृदय को हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया। और मानव शरीर में कुल 360 हड्डियों का सटीक वर्णन किया था। किसने, हमारे चरक ने। कितने, 360 हड्डियों का सटीक वर्णन किया था। किसकी, मानव शरीर की। अब हम देखेंगे गणित और खगोल विज्ञान के अंदर, क्या गणित और खगोल विज्ञान के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे, उनकी बात करें। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित की खोज करके, क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित की खोज करके आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। जैसे हमारे शुरुआत करते हैं किससे, आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट की बात करें तो ये हमारे 476 से 550 ईसा पूर्व के बीच में थे। तो इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखा था, अपने नाम पे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टीय। बात करें योगदान की, तो इन्होंने पाई का प्रथम सटीक मान निकाला था। क्या, इन्होंने पाई का पहला सटीक मान निकाला था। और खगोल विज्ञान में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब घूर्णन करती करते हैं, सूर्य गति नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। साथ ही मेरे गणितीय गणनाओं में शून्य को स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू के रूप में प्रयोग किया था। किसने, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या किया था, हमारे शून्य को स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू के रूप में प्रयोग किया था। फिर आते हमारे कौन, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये हमारे 598 से 668 ईसा पूर्व में थे। कब, 598 से 668 ईस्वी में थे हमारे कौन, ब्रह्मगुप्त। बात करें इनके ग्रंथ की, तो इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ लिखा था। कौन सा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के लिए, या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के लिए एक स्पष्ट गणितीय नियम बनाए। इन्होंने द्विघात समीकरण होते हैं, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, इनको हल करने की भी सूत्र दिए थे। आप इसे याद रखें। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। तो ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरणों के को हल करने के भी सूत्र दिए थे। साथ ही साथ इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के लिए स्पष्ट गणितीय नियम बनाए थे। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे कौन, बराहमीर। कौन आते हैं, बराहमीर। बराहमीर की बात करें तो उन्होंने ग्रंथ लिखा था। कौन सा, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत लिखा। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हमारे बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का इनका ग्रंथ का नाम है। प्रमुख योगदान की बात करें तो ये एक बहुविद्वान थे। क्या थे, बहुविद्वान थे। इन्होंने सूर्य और या फिर चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण और ग्रहों की गति की सटीक गणना के तरीके विकसित किए थे। इन्होंने क्या किया था, सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण और ग्रहों की जो गति थी, इनके सटीक गणना के तरीके विकसित किए थे। बात करें भास्कर प्रथम की, तो लगभग 600 ईसा पूर्व में थे। कौन, भास्कर प्रथम। तो भास्कर प्रथम के योगदान की बात करें तो इन्होंने मुख्य रूप से त्रिकोणमिति और ज्याफलनों पर
काम किया था कि इन्होंने क्या मुख्य रूप से हमारे त्रिकोणमिति और ज्याफल जैसे साइन है उसके ऊपर काम किया था। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्ध कार्यों पर विस्तार से टीका भी लिखी थी। इन्होंने क्या किया, आर्यभट्ट के कार्यों पर विस्तार से टीका लिखी थी। फिर भास्कर द्वितीय जिन्हें भास्कराचार्य कहते हैं उनकी बात करें। तो भास्कर प्रथम की तो बात कर ली जो 600 ईसा पूर्व में थे। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, भास्कर द्वितीय जिन्हें भास्कराचार्य कहते हैं। तो हमारे 1114 से 1185 ईस्वी के बीच में थे कौन, भास्कराचार्य। बात करें इनकी ग्रंथ की तो इनकी ग्रंथ थी हमारी लीलावती। लीलावती क्या थी, इनकी पुत्री का नाम था जिनके नाम पे इन्होंने लीलावती ग्रंथ लिखा था, जो क्या थे हमारे अंकगणित और ज्यामिति से संबंधित थी। और दूसरे ग्रंथ थे हमारे कौन से, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि। आप इसे याद रखेंगे कौन कौन से, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि इनके अन्य ग्रंथ थे। जबकि हमारी लीलावती क्या, इनकी पुत्री का नाम था, इसी वजह से इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम जो हमारे अंकगणित और ज्यामिति से संबंधित था उसका नाम लीलावती रखा। बात करें इनके योगदान की तो ग्रहों की वेग गणना मतलब प्लेनेटरी वेलोसिटी में इन्होंने कलन मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रारंभिक अवधारणा दी थी। किसकी, इन्होंने ग्रहों की वेद गणना में इन्होंने क्या, कलन की प्रारंभिक अवधारणा दी थी और अनियत समीकरणों को हल करने की विधियां बताई थी। क्या, अनियत समीकरणों को हल करने की विधियां बताई थी। फिर भौतिकी और दर्शन की बात करें, फिजिक्स और फिलोसफी की बात करें तो भारतीय ऋषियों ने आधुनिक विज्ञान में, क्या भारतीय ऋषियों ने आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले ही पदार्थ, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा लिया था। तो हमारे भारतीय ऋषि थे, उन्होंने बिना माइक्रोस्कोप होते सूक्ष्मदर्शी उनके आविष्कार से पहले ही आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले बता दिया था पदार्थ, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में। बात करें हमारे कौन, महर्षि कणाद। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में थे कौन, महर्षि कणाद। इनकी बात करें तो इन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। इसकी वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। बात करें इनके ग्रंथ की तो इनका ग्रंथ का नाम था वैशेषिक सूत्र। बात करें इनके प्रमुख योगदान की तो इनका प्रमुख योगदान क्या था, तो इन्होंने जॉन डाल्टन से सदियों पहले, इसे जॉन डाल्टन से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत दे दिया था, एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। और इनके अनुसार समस्त भौतिक पदार्थ अविभाज्य कणों मतलब परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब सभी जो भौतिक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर महर्षि कपिल की बात करें, किसकी, महर्षि कपिल की बात करें तो हमारे 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे कौन, महर्षि कपिल, जिन्होंने क्या सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। किसकी, सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। बात करें इनके योगदान की तो इन्होंने चेतना और पदार्थ के बीच के संबंध को समझाया था। किसके, चेतना और पदार्थ के बीच के संबंध को समझाया था, जिसने क्या भारतीय दर्शन में द्वैतवाद की नींव रखी थी, ड्यूअलिज्म की नींव रखी थी। किसने, हमारे महर्षि कपिल ने। फिर आते हैं मेरे को पतंजलि। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि हमारे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। किसके, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। बात करें उनके प्रमुख ग्रंथ की तो उन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य, कौन सा, योग सूत्र महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखे थे, जो हमारे किससे संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। किसने लिखे थे, पतंजलि ने। बात करें उनके प्रमुख योगदान की तो उन्होंने ध्यान और शारीरिक क्रियाओं को, इन्होंने क्या, ध्यान और शारीरिक क्रियाओं को वैज्ञानिक रूप देकर योग दर्शन को सुव्यवस्थित किया था। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान और शारीरिक क्रियाओं को वैज्ञानिक रूप दिया और वैज्ञानिक रूप देकर इन्होंने योग दर्शन को सुव्यवस्थित किया, जो आज दुनिया भर में हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार बना हुआ है। अब बात करें प्रारंभिक सभ्यता और अन्य विज्ञान के बारे में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये तो हमारे 3300 से 1300 ईसा पूर्व के अंदर की बात करें तो विश्व के प्रारंभिक और सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं से एक थी। क्या थी, नगरीय जो सभ्यता थी उनमें से एक थी। बात करें इनके सबूत की तो हमारी ग्रिड प्रणाली जो सिटी ग्रिड सिस्टम पर बने शहर, उन्नत भूमिगत जल निकासी प्रणाली जिसे सीवर सिस्टम कहते हैं, पक्की ईंटें और मानकीकृत मापतौल जो स्टैंडर्डाइज वेट है वो वहां देखने को मिलते हैं। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में, जो इनके बेहतरीन इंजीनियरिंग और ज्यामिति ज्ञान को दिखाते हैं। तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रणाली के बारे में देखा। फिर बात करें किसकी, भारद्वाज की। तो भारद्वाज की बात करें कि हमारे प्रारंभिक शताब्दी ईसा पूर्व में थे। तो इन्हें विमान शास्त्र का रचयिता माना जाता है। किसके, विमान शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और इस क्रम में प्रारंभिक वायुगतिकी, किसकी, प्रारंभिक वायुगतिकी मतलब एरोडायनेमिक्स और उड़ने वाले पक्षी मशीनों के निर्माण और कार्यप्रणाली के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। तो इसमें हमारे क्या, उड़ने वाली मशीनों के निर्माण और कार्यप्रणाली के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। किसमें, भारद्वाज के द्वारा, जो हमारे विमान शास्त्र लिखा गया था उसके अंदर। अब हम देखेंगे आधुनिक जो भारतीय वैज्ञानिक है और उनके योगदान के बारे में। तो आधुनिक विज्ञान के विकास में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल हिस्सा लिया बल्कि कई नई शाखाओं जैसे हमारे क्वांटम सांख्यिकी, रेडियो विज्ञान, खगोल भौतिकी, तो इस तरह की जो हमारी कई शाखाएं हैं उनकी भी नींव रखी थी। किसने, आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों ने। जिसमें नंबर 1 पे आते हैं हमारे कौन, जगदीश चंद्र बोस। किसकी बात करें, जगदीश चंद्र बोस की बात करें
तो ये हमारे 1858 से 1937 तक थे। चित्र में आप देख सकते हैं जगदीश चंद्र बोस को। तो जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस को भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या दोनों ही क्षेत्रों में योगदान दिया। कौन कौन से? भौतिकी और जीव विज्ञान। बात करें इन्हें जाना जाता है किसके लिए? रेडियो तरंगे और संचार के लिए, रेडियो साइंस के लिए। तो मार्कोनी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो का आविष्कारक कहते हैं, उनसे भी पहले बोस ने क्या माइक्रोवेव, जो सूक्ष्म तरंगे और वायरलेस मतलब बेतार, इन पर इस संचार पर सफल प्रयोग कर लिया था। किससे? मार्कोनी से बहुत पहले। हमारे किसने? हमारे जेसी बोस ने क्या किया था? जे मार्कोनी के तो पता होना चाहिए आपको, इन्हें हमारे रेडियो का आविष्कार माना जाता है। क्योंकि उनसे पहले ही बोस ने माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगों और वायरलेस मतलब बेतार संचार पर सफल प्रयोग कर लिए थे, लेकिन उन्होंने उनको पेटेंट नहीं करवाया था। बात करें, उन्होंने दुनिया को पहली बार दिखाया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये हवा और अन्य माध्यमों के बिना किसी तार से गुजर सकते हैं। इससे हवा या फिर अन्य माध्यमों के बिना भी क्या किसी तार से होके गुजर सकते हैं। कौन? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। बात करेंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान की। किसकी? पादप शरीर क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी की। तो बोस ने दुनिया के विज्ञान की दुनिया को चौंकाते हुए सिद्ध किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। तो इन्होंने क्या बताया था? पौधों में भी जीवन होता है। वे जानवरों की तरह प्रकाश, तापमान, ध्वनि मतलब संगीत, शोर, इनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इसी वजह से इन्होंने क्या क्रेस्कोग्राफ नामक एक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण का आविष्कार भी किया था। किसका? क्रेस्कोग्राफ नामक एक उपकरण है जिसका आविष्कार किया था, जो हमारे पौधों की सूक्ष्म वृद्धि जो ग्रोथ है उसको माप सकता है। विरासत की बात करें तो उन्होंने 1917 में कोलकाता में बोस संस्थान की स्थापना की थी। किसकी? बोस संस्थान की स्थापना की थी। कब? 1917 में। उन्हें बायोफिजिक्स के शुरुआती अग्रदूतों में से एक माना जाता है। किसके? बायोफिजिक्स के शुरुआती अग्रदूतों में से एक माना जाता है। किसे? जेसी बोस को। फिर आते हैं हमारे कौन? सीवी रमन। कौन? सीवी रमन की बात करें तो ये हमारे 1888 से 1970 तक थे। कौन? सीवी रमन। चित्र में आप सीवी रमन को देख सकते हैं। तो सीवी रमन मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हमारे प्रकाश के विकिरण प्रकीर्णन के लिए मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर जो उन्होंने काम किया था उसके लिए जाना जाता है। बात करें हमारे किसकी? रमन, सीवी रमन थे। तो इन्होंने एक रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव जो उनका सिद्धांत कब दिया था? 1928 में। उसकी बात करें तो रमन प्रभाव क्या होता है? इसका मतलब है प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होके गुजरती है, जिसको पानी हो या कांच हो, इससे होके गुजरती है तो उसके अणुओं से टकराकर वो बिखर जाती है। जो हमारा पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच हो या पानी हो, उसके जो अणु है उसके टकराने के बाद वो बिखर जाती है। तो उस प्रकाश का कुछ हिस्सा अपनी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति बदल लेता है, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। तो आपको दोबारा बता दें रमन प्रभाव क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे हमारे पानी हो या कांच हो, इससे होकर गुजरती है तो उसके अणुओं से टकराने के बाद वो प्रकाश की किरण क्या बिखर जाती है। तो उस प्रकाश का कुछ हिस्सा क्या अपने तरंगदैर्ध्य और आवर्ती दोनों को बदल लेता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। बात करें हमारे प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन हमारे किस प्रकार का होता है? प्रकीर्णन के प्रकार की बात करें तो प्रकीर्णन हमारे तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हमारा होता है रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। दूसरा होता है स्टोक्स प्रकीर्णन। तीसरा होता है एंटी स्टोक्स प्रकीर्णन। पहले बात करें रेले स्कैटरिंग या फिर रेले प्रकीर्णन की। जब प्रकाश टकराकर बिखरता है लेकिन उसकी ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो इसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेले प्रकीर्णन किसे कहेंगे? जब प्रकाश हमारे पारदर्शी माध्यम से टकराता है लेकिन टकराने के बाद उसकी ऊर्जा या तरंगदैर्ध्य में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा आता है स्टोक्स प्रकीर्णन। स्टोक्स प्रकीर्णन की बात करें जब प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा कम हो जाती है, टकराने के बाद क्या होता है? उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। ऊर्जा कम होती है और तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है तो इसे स्टोक्स प्रकीर्णन कहते हैं। जो कि एंटी स्टोक्स प्रकीर्णन की बात करें तो जब प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ जाती है, कम होने की बजाय क्या बढ़ जाती है और तरंगदैर्ध्य इससे कम हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स प्रकीर्णन कहते हैं। बात करें रमन शिफ्ट की। रमन शिफ्ट की बात करें तो रमन शिफ्ट क्या होता है? आने वाले प्रकाश और टकराकर बिखरने वाले प्रकाश की ऊर्जा के बीच का अंतर रमन शिफ्ट कहलाता है। तो रमन शिफ्ट कैसे कहते हैं? जब आने वाला प्रकाश पारदर्शी माध्यम से टकराता है, टकराने के बाद बिखरने वाला जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा उन दोनों के बीच में अंतर देखें तो उस अंतर को हम रमन शिफ्ट कहते हैं। और यह हर रसायन या पदार्थ के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है कि किस तरह का पदार्थ है उसका पता लगाया जा सकता है। तो यह हर रसायन या पदार्थ के लिए क्या एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। बात करें इसके महत्व और अनुप्रयोग की, तो इसका उपयोग किया आज फोरेंसिक साइंस मतलब अपराध विज्ञान, दवा निर्माण, रसायनों के आणविक संरचना पहचानने में
मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बड़े पैमाने पे किया जाता है। बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन की उपलब्धियों की बात करें तो 1930 में भौतिक विज्ञान को उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय या एशियाई थे। उन्होंने तबले और मृदंगम, किसके? तबले और मृदंगम जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों की ध्वनि को भी का भी हमारे वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और 1948 में उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। किसकी? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी कब? 1948 में। फिर आते हैं अगले वैज्ञानिक हमारे कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। किसकी बात करें? एस एन बोस या सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो हमारे 1894 से 1974 तक थे। कब तक? 1894 से 1974 तक थे कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। एस एन बोस की बात करें तो इनका नाम होगा क्वांटम भौतिकी के इतिहास, किसमें? क्वांटम भौतिकी के इतिहास में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इनके साथ हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ इनका नाम दर्ज हुआ है। किसके क्षेत्र में? हमारे क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में। बात करें इनकी तो इन दोनों ने मिलकर, मतलब बोस ने और आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का आविष्कार किया था। बात करें इसकी तो क्या है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या है जो उन्होंने 1924 में दी थी। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रकाश के कण जो हमारे फोटोन थे को गिनने और उनके व्यवहार को समझने के लिए, कि प्रकाश के कणों को गिनने, गिरने नहीं है, गिनने और उनके व्यवहार को समझने के लिए एक नया गणितीय तरीका खोजा था। आइंस्टीन ने उनके शोध को जर्मन भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित किया था। जो हमारे जेसी बोस थे, जेसी बोस के एस एन बोस थे, तो उनका शोध था, उन शोध को हमारे जर्मन भाषा में अनुवादित किया था। किसने? आइंस्टीन ने। फिर बात करें बोसोन कणों की, तो ब्रह्मांड के जिन उप परमाणु कण जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते पर बोस का यह सिद्धांत नियम या सिद्धांत लागू होता है, उन्हें उनके सम्मान में बोसोन कहा जाता है। आपसे याद रखेंगे कि बात करें कौन सा सिद्धांत? बोस आइंस्टीन सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने प्रकाश के कणों को गिनने और उनके व्यवहार को समझने के लिए एक नया गणितीय तरीका खोजा था। और आइंस्टीन ने क्या किया? उनके शोध को जर्मन भाषा में अनुवादित किया था। तो उस शोध की बात कर रहे हैं, तो बोस कणों की बात करें तो ब्रह्मांड में के जिन उप परमाणु कणों मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर हमारे बोस का सिद्धांत के नियम लागू होता है, उन्हें उनके समान बोसोन कहा जाता है। जैसे प्रसिद्ध हिग्स बोसोन या हमारे हमारे गॉड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हिग्स बोसोन कण कहा जाता है। फिर बात करें बोस आइंस्टीन संगणन की, या बोस आइंस्टीन संगणन या कंडेंसेशन की बात करें बीएसई, तो बोस और आइंस्टीन ने मिलकर भविष्यवाणी की थी। क्या? बोस और आइंस्टीन ने मिलकर क्या भविष्यवाणी की थी? यदि किसी गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा कर दिया जाए, या मतलब एब्सोल्यूट जीरो या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को ठंडा कर दिया जाए, किसको? किसी गैस को, हम किसी याद रखें किसको? किसी गैस को, तो क्या होगा? तो उसके सभी परमाणु मिलके एक सुपर परमाणु की तरह काम करने लगेंगे। तो उसके सारे के सारे परमाणु मिलके क्या करेंगे? उसके सारे के सारे परमाणु मिलके सुपर परमाणु की तरह काम करने लगेंगे, जिसे हम बोस आइंस्टीन संगठन कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ की पांचवी अवस्था कहेंगे। और 1995 में वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखा दिया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन संगठन। विरासत की बात करें तो सैद्धांतिक भौतिकी, एक्सरे, ब्रह्मांड विज्ञान मतलब कॉस्मोलॉजी में उनके काम के लिए उन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी थी। तो ये हमारे कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस, एस एन बोस थे। फिर आते हैं हमारे कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चित्र में आप सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को देख सकते हैं, एस चंद्रशेखर, जिनकी बात करते हैं 1910 से 1995 तक इनका जीवन काल था। तो एस चंद्रशेखर कौन थे? जेसी सीवी रमन के भतीजे थे। कौन? सीवी रमन के भतीजे थे कौन? एस चंद्रशेखर। तो इन्होंने अपना अधिकांश जीवन क्या अमेरिका में बिताया था। तो हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया? तो अमेरिका में बिताया था। और खगोल भौतिकी में क्रांति ला दी थी। किसमें? खगोल भौतिकी में इन्होंने क्रांति ला दी। चित्र में आप हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन को देख सकते हैं, सीवी रमन। सीवी रमन नहीं, ये हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। फिर बात करें मैं चंद्रशेखर सीमा, इन्होंने क्या दी थी? चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट दी थी कब? 1930 में। तो उन्होंने गणितीय गणनाओं से सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने क्या किया? गणितीय गणनाओं से सिद्ध करके दिखाया था एक श्वेत बौने तारे मतलब व्हाइट ड्वार्फ स्टार या फिर एक मृत तारा का अधिकतम द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसे याद रखेंगे, एक श्वेत तारा के बौना ग्रह है जिसे कहते हैं बौना तारा, उसका अधिकतम द्रव्यमान क्या? हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ही हो सकता है। महत्व की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी मरते हुए तारे का द्रव्यमान 1.44 की सीमा से कम है तो वह श्वेत बौना बनके शांति से खत्म हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना की बात कर रहे हैं या 4 गुना की बात कर रहे हैं। तो यदि कोई तारा मर रहा है तो मरते हुए तारे का द्रव्यमान
सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, तो वो तारा क्या करेगा, वो श्वेत बोना मतलब व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन के शांति से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक है, तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ढह जाएगा। क्या होगा? अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ढह जाएगा और उसके अंदर एक भयंकर विस्फोट होगा और इसके बाद एक न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन तारा या फिर एक ब्लैक होल बन जाएगा। फिर बात करें मैं तारकीय विकास की, स्टेलर इवोल्यूशन की बात करें, किसकी? तारकीय विकास की बात करें तो उन्होंने बताया था कि तारे कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उनके अंदर नाभिकीय संलयन होता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि तारे कैसे जन्म लेते हैं और उनके अंदर नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है और वो किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो तारों की संरचना उनके जीवन चक्र को समझाने वाले या तारों की संरचना उनके जीवन चक्र को समझाने वाले इस अभूतपूर्व गणितीय मॉडल को के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखेंगे भारत के परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। क्या परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक की बात करें, इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं कौन, हमारे होमी जहांगीर भाभा। कौन? होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये हमारे 1909 से 1966 तक थे। कब से कब तक? 1909 से 1966 तक थे। कौन? हमारे होमी जहांगीर भाभा। बात करें इनकी उपलब्धि की, तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। इनको हमारे क्या, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है होमी जहांगीर भाभा। चित्र में आप देख सकते हैं। बात करें इनकी, तो इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो संस्थाओं की बात करें तो 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की थी। कब? 1945 में। 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी, जिसके पहले अध्यक्ष भी वो खुद ही बने थे। आप इसे याद रखेंगे, 1948 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष वो पहले बनते हैं। ट्रॉम्बे मुंबई में हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इन्होंने क्या, ट्रॉम्बे मुंबई में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिससे बाद में उनके सम्मान में BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या आप इसे याद रखेंगे, सेंटर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, ट्रॉम्बे मुंबई में। चित्र में आप भाभा को देख सकते हैं। बात करें इनके वैज्ञानिक योगदान की, तो इन्होंने भाभा प्रकीर्णन, भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत दिया था। और ये हमारे कण भौतिकी मतलब पार्टिकल फिजिक्स का एक जटिल सिद्धांत है, जो ये बताता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं तो फिर क्या होता है। तो ये हमारा जटिल सिद्धांत क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। बात करें उनके दृष्टिकोण की, तो उनकी दूरदर्शिता के कारण, क्या उनकी दूरदर्शिता के कारण कि आज क्या भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और परमाणु हथियार जो राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो पाया है। किसके कारण? हमारे भाभा के कारण। आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, विक्रम साराभाई। कौन आते हैं हमारे, विक्रम साराभाई की बात करें तो हमारे 1919 से 1971 तक थे। कब से कब तक? 1919 से 1971 तक थे हमारे कौन, विक्रम साराभाई। चित्र में आप विक्रम साराभाई को देख सकते हैं। बात करें इनकी उपाधि की, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। किसे? विक्रम साराभाई को। तो विक्रम साराभाई को क्या माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। बात करें इनकी, तो इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो 1962 में इन्होंने इनकोस्पार, किसकी? इनकोस्पार एक संस्था थी जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन किया था। इनकोस्पार का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था, जो हमारे के इसरो की पूर्वगामी थी। कब? 1962 में। 1969 में उन्होंने इसरो तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी, जो आज पूरी दुनिया की शीर्ष स्पेस एजेंसी है उनमें से एक, टॉप लेवल की जो स्पेस एजेंसी है उनमें से एक। कौन? इसरो। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी उन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। बात करें हमारे विक्रम साराभाई की, कौन कौन से योगदान थे उनकी बात करें तो भारत के पहले उपग्रह जो आर्यभट्ट था 1975 में जिसे लॉन्च किया गया था, तो उसे डिजाइन करने और बनाने के बुनियादी काम साराभाई के नेतृत्व में ही किया गया था। किसके? साराभाई के नेतृत्व में किया गया था आर्यभट्ट का काम। कब? 1975 में। और उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल चांद तारों की खोज के लिए नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान क्या हमारे चांद तारों की खोज के लिए, बल्कि इसका उपयोग हमारे भारत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी जो हमारी जमीनी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के बारे में। किसके? रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इनमें हमारे पहले वैज्ञानिक आते हैं कौन? प्रफुल्ल चंद्र रे। इसकी बात करें, प्रफुल्ल चंद्र रे की बात करें जो हमारा 1861 से 1944 तक थे। बात करें इनकी, तो इन्होंने बहुत प्रमुख योगदान दिया था। किसमें? हमारे स्वदेशी आंदोलन में। जो हमारे स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के बाद, इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया था। किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में।
उपाधि की बात करें तो भारत में इन्हें हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे? प्रफुल्ल चंद्र रे को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। बात करें उद्योग की नींव की, इसकी बात करें उद्योग की नींव की बात करें तो 1892 में उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना की थी। कब? 1892 में उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना की थी, जो भारत की पहली स्वदेशी दवा फार्मा और रसायन कंपनी थी। जो क्या थी? भारत की पहली स्वदेशी दवा फार्मा और रसायन कंपनी थी। बात करें इनकी खोज की तो उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट मतलब पारे का यौगिक का सफलतापूर्वक संश्लेषण किया था। किसका? मर्क्यूरस नाइट्राइट का हमारे सफलतापूर्वक संश्लेषण किया था, जिससे उन्हें क्या वैश्विक प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने आयुर्वेद में काम आने वाले भारतीय औषधीय पौधों के रासायनिक गुणों पर भी काफी ज्यादा शोध किया था। तो आप देख सकते हैं 15 पैसे का टिकट जारी किया गया था हमारे प्रफुल्ल चंद्र रे की याद में। बात करें इनके सम्मान की तो 1904 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय रसायनज्ञ बने थे। कौन? हमारे प्रफुल्ल चंद्र रे। ये हमारे क्या रॉयल सोसाइटी ऑफ जो हमारे बंगाल है तो उसकी तो फेलो चुने जाने वाले पहले रसायनज्ञ बने थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र रे। फिर आते हैं मेरे को शांति स्वरूप भटनागर। चित्र में आप शांति स्वरूप भटनागर को देख सकते हो, जो हमारे 1894 से 1955 तक थे। बात करें इनकी उपाधि की तो भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, मतलब फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। किसे? हमारे शांति स्वरूप भटनागर को। बात करें संस्थागत योगदान की तो 1942 में CSIR, क्या? CSIR मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। किसी 1942 में इन्होंने CSIR की स्थापना की थी और इसके पहले महानिदेशक भी खुद ही बने थे। और उनके नेतृत्व में भारत भर में 12 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, जैसे हमारा नेशनल केमिकल लैब पुणे, फिजिकल नेशनल फिजिकल लैब दिल्ली, तो इस तरह की बहुत सारी हमारी क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक जाल बिछाया गया था। इसलिए भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में माना जाता है। किसे? शांति स्वरूप भटनागर को। बात करें इनके वैज्ञानिक योगदान की तो उन्होंने चुंबकीय गुणों को नापने के लिए उन्होंने क्या किया? चुंबकीय गुणों को नापने के लिए भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस नामक एक संवेदनशील उपकरण बनाया था। तो उपकरण का नाम क्या था हमारे? भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस। ये हमारे एक संवेदनशील उपकरण है, इसको बनाया था। और उन्होंने औद्योगिक रसायन विज्ञान, जैसे हमारा तेल शोधन, पेंट्स, प्लास्टिक, इसमें भी बहुत सारे आविष्कार किए थे, जिससे हमारे उद्योगों को सीधा लाभ हुआ था। बात करें विरासत की तो उनके सम्मान में भारत सरकार ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार शुरू किया था, जो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में शुरू किया था। फिर बात करें CNR राव की तो इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में। किसी CNR राव की बात करें, चित्र में आप CNR राव को देख सकते हैं। बात करें उनके योगदान की तो दुनिया के शीर्ष सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट मतलब पदार्थ रसायनज्ञ हैं। और हमारे सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट है हमारे कौन? हमारे CNR राव। बात करें इनकी तो इन्होंने नैनो सामग्री, जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी, और हमारे उच्च क्षमता वाले जो सौर ऊर्जा सेल्स है, इन पर अभूतपूर्व शोध किया था। और उनके काम में भारत को नैनो साइंस के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। किनके काम में? CNR राव के काम में। बात करें इनकी तो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें CNR राव को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम देखेंगे गणित की दुनिया का सबसे अजूबा, क्या सबसे बड़ा अजूबा कौन था? हमारे श्रीनिवास रामानुजन। कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो 1887 से 1920 तक थे। कौन? हमारे श्रीनिवास रामानुजन। तो इनकी बात करें तो ये रामानुजन क्या थे? एक स्वशिक्षित मतलब बिना किसी फॉर्मल डिग्री के गणितज्ञ थे। मतलब क्या थे? स्वशिक्षित मतलब उन्होंने सब कुछ खुद ही सीखा था, और जिसकी प्रतिभा को सदियों में एक बार होने वाली घटना माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, श्रीनिवास रामानुजन को क्या माना जाता है? हमारे गणितज्ञ थे तो जिसकी जिनकी प्रतिभा को सदियों में एक बार होने वाली घटना माना जाता है। बात करें इनके वैज्ञानिक योगदान की, इसके श्रीनिवास रामानुजन के वैज्ञानिक योगदान की बात करें तो इन्होंने अनंत श्रेणी दी थी। तो उन्होंने पाई के सटीक मान की गणना करने के लिए एक ऐसे जटिल सूत्र लिखे थे, जिनका उपयोग आज के आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम में किया जाता है। तो सूत्र उन्होंने हाथ से ही लिख दिए थे, जिनका उपयोग क्या आज के आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम में किया जाता है। बात करें इनका संख्या सिद्धांत की तो संख्या सिद्धांत या नंबर नंबर थ्योरी क्या है? तो उन्होंने क्या किया? विभाजन फलन कैसे आया? विभाजन फलन मतलब पार्टीशन फंक्शन, और बीटा फलन क्या? थीटा फलन। तो उन्होंने क्या? विभाजन फलन मतलब पार्टिकल फंक्शन, और थीटा फलन मतलब थीटा फंक्शन, इन पर ऐसे शोध किए जिन्हें आज क्या उनकी मृत्यु के 100 साल बाद में ब्लैक होल स्ट्रिंग थ्योरी की गणनाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संख्या सिद्धांत कहते हैं।
फिर एक संख्या आती है हमारी कौन सी, हार्डी रामानुजन संख्या, जिसे हम कहते हैं 1729। क्या थे हमारे हार्डी रामानुजन संख्या की बात करें तो जब उनके गुरु और साथी थे कौन, गणितज्ञ हमारे जीएच हार्डी, उनसे मिलने अस्पताल में आए थे। तो बात करें रामानुजन की, तो रामानुजन के गुरु और उनके साथी थे कौन, जीएस हार्डी। तो जब उनसे मिलने अस्पताल में आए थे तो उन्होंने कहा कि वे 1729 नंबर की टैक्सी से आए हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन ने साफ साफ कह दिया, जवाब दिया क्या, कि नहीं सर, ये तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प संख्या है। कौन सी, हमारे 1729। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। क्या, यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग घनों के योग से के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हमारे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इजिकल टू 1729, और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इजिकल टू 1729। हम इस तरह देख सकते हैं। तो ये वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजन संख्या। बात करें कि विरासत और सम्मान की, तो वे 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। कौन, हमारे रामानुजन। उन्होंने, वे केवल हमारे 32 वर्ष की आयु में टीबी की बीमारी से उनका निधन हो जाता है। क्या, 32 वर्ष की आयु में उनकी टीबी की बीमारी से उनका निधन हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने पीछे गणित के लगभग 3900 सूत्र मतलब थ्योरम्स छोड़ दिए थे। और उनके सम्मान में भारत में हर साल 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मतलब नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करें किसकी, चिकित्सा और आनुवंशिकी के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया था। जैसे हमारे कौन थे, हरगोविंद खुराना। कौन था, हरगोविंद खुराना की बात करें जिनके जन्म की 1922 में, मृत्यु 2011 में हुई थी। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीवन के सबसे गहरे रहस्य मतलब डीएनए और जीन, इनको सुलझाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, हरगोविंद खुराना ने। बात करें इनके वैज्ञानिक योगदान की, हरगोविंद खुराना के वैज्ञानिक योगदान की बात करें तो इन्होंने आनुवंशिक कोड की मतलब जेनेटिक कोड की व्याख्या की थी। और उन्होंने पता लगाया था कि हमारे शरीर का डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार प्रोटीन से बनता है। तो उन्होंने क्या पता लगाया था कि हमारे शरीर का डीएनए या न्यूक्लियोटाइड के किस प्रकार से प्रोटीन से बनता है। और उन्होंने ये साबित किया था कि हमारा आनुवंशिक कोड 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। हमारा जो आनुवंशिक कोड होता है, ये कोडोन जिसे कहते हैं वर्तमान में, तो हमारे क्या 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। और हर कोडोन एक विशिष्ट अमीनो एसिड बनाता है। हर कोडोन मतलब 3 अक्षरों का जो कोड है, ये क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। बात करें कृत्रिम जीन के संश्लेषण की, किसकी, कृत्रिम जीन के संश्लेषण की बात करें तो दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में, कहा, प्रयोगशाला में मतलब टेस्ट ट्यूब में एक कृत्रिम जीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। तो दुनिया के पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में मतलब टेस्ट ट्यूब में एक कृत्रिम जीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो उनके इसी काम ने क्या, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और आज की जो हमारी क्रिस्पर केस तकनीक है मतलब जो जीन एडिटिंग की तकनीक है, इन तकनीकों की नींव भी रखी थी। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो 1968 में इस महान खोज के लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करें कृषि और खाद्य सुरक्षा के बारे में, किसकी, कृषि और खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करेंगे मतलब एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के अंदर जो जो वैज्ञानिक थे उनकी बात करेंगे। इनमें आते हैं सबसे पहले नंबर पर हमारे कौन, एम एस स्वामीनाथन। चित्र में आप एम एस स्वामीनाथन को देख सकते हैं, जिनका जन्म हमारे 1925 में हुआ और मृत्यु हमारे 2023 में हुई थी। बात करें इनकी तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। किसे, हमारे एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है। बात करें इनके प्रमुख योगदान की, तो 1960 के दशक में, कब, 1960 के दशक में जब भारत भुखमरी का सामना कर रहा था, तब उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिक जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग थे, उनके साथ मिलकर गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली जो हाई यील्ड वैरायटी की बोनी किस्मों को भारत की मिट्टी के अनुकूल बनाया था। तो बात करें इनके योगदान की, तो उनके 60 के दशक में, 1960 के दशक में जब भारत भुखमरी का सामना कर रहा था, तब उन्होंने क्या किया, अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग, उनके साथ मिलकर उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली हाई यील्ड वैरायटी की बोनी किस्मों को भारत की मिट्टी के अनुकूल बनाया था। और इसके परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न आयात करने वाले देशों से खाद्यान्न निर्यातक राष्ट्र बन गया। मतलब पहले भारत क्या है, खाद्यान्न का आयात करता था, लेकिन इसके बाद से भारत क्या, खाद्यान्न का निर्यातक देश बन जाता है। बात करें आधुनिक खोज की या शोध की, तो बाद के वर्षों में उन्होंने सदाबहार की क्रांति मतलब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का नारा दिया, जिसका मतलब था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पैदावार बढ़ाना। तो उनका क्या था, हमारे किसका, सदाबहार क्रांति का अर्थ था हमारे ग्रीन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन का, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे पैदावार को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। बात करें उन्होंने पर्यावरण
जलवायु परिवर्तन झेल सकने वाली जो हमारी फसलें भी विकसित की थी। कौन सी? ऐसी फसलें जो हमारे जलवायु परिवर्तन को झेल सकती थी ना, सूखा और लवण सहिष्णु फसलें थी, उनकी भी खोज की थी। कौन थे? हमारे एम एस स्वामीनाथन। बात करें अगर सम्मान की, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको मिला हुआ था। बात करें पद्म विभूषण की, 1989 में, भारत रत्न दिया गया था उन्हें 2024 में। आप इसे याद रखें, 2024 में हमारे एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया था। उद्धरण की बात में मतलब उनकी एक खास बात थी क्या? यदि कृषि विफल हो गई तो हमारा सब कुछ विफल हो जाएगा। मतलब यदि कृषि कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ विफल या फेल हो जाता है। फिर बात करें ग्रामीण विकास और श्वेत क्रांति मतलब रूरल डेवलपमेंट और व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर किन्होंने योगदान दिया था, उनकी बात करें। ये थे हमारे कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें, 1921 से 2012 तक इनका जीवन काल था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। बात करें उनके योगदान की, तो इन्होंने ऑपरेशन फ्लड में योगदान दिया था। किसमें? ऑपरेशन फ्लड में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। 1970 में उनके नेतृत्व में हमारे ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध की कमी वाले देशों की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया था। तो कब? 1970 के दशक में उन्हीं के नेतृत्व में हमारे ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड ने क्या किया था? भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया था। बात करें हमारे अमूल की सफलता की, किसकी? अमूल की सफलता की बात करें तो उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में, उन्होंने क्या किया? गुजरात के खेड़ा जिले में एक सहकारी मॉडल बनाया था, मतलब कोऑपरेटिव मॉडल बनाया था, जहाँ किसान क्या खुद अपने उत्पाद के मालिक हुआ करते थे। जहाँ हमारे किसान क्या थे? खुद अपने उत्पाद के मालिक हुआ करते थे। और इसी से अमूल जैसे वैश्विक ब्रांड का जन्म होता है, जिसने क्या किया? बिचौली को खत्म करके सीधा लाभ हमारे ग्रामीण किसानों, खासकर महिलाओं तक पहुंचाया था। बात करें संस्थागत विकास की, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आनंद गुजरात में IRMA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की स्थापना की थी। किसकी? हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की स्थापना की थी। किसने? हमारे वर्गीज कुरियन ने। कहाँ पे? आनंद, गुजरात में। बात करें इनके सम्मान की, तो इन्हें हमारे रमन मैग्सेसे पुरस्कार और जो हमारे विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में और पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में। आप इसे याद रखेंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो हमारे 1963 में, विश्व खाद्य पुरस्कार हमारे कहाँ? 1989 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में। बात करें हमारे पर्यावरण और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया था। बात करें इसकी, तो हमारे सबसे पहले कौन? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की बात करें तो सलीम अली को भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है। बात करें इनके योगदान की, तो भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे देश में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण मतलब सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे करवाया था। किन्होंने? हमारे हमारे सलीम अली थे, जिनका जीवन काल क्या था? 1896 से 1987 था। उनकी एक पुस्तक की बात करते हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ये उनकी पुस्तक थी। उन्होंने आम जनता और युवाओं के बीच में हमारे पक्षी विज्ञान को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया था, मतलब बर्ड वॉचिंग को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। बात करें संरक्षण प्रयास की मतलब कंजर्वेशन की बात करें, तो उन्होंने भरतपुर राजस्थान में, कहा? भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसकी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केरल की जो हमारे साइलेंट वैली है, जिसे शांत घाटी कहते हैं, उसको विनाश से बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान था। किसकी? साइलेंट वैली या शांत घाटी को विनाश से बचाने के लिए जो उन्होंने योगदान आंदोलन चलाया था, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। बात करें विरासत और सम्मान की, किसकी? विरासत और सम्मान की बात करें, तो भारत में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण नीतियों की नींव उनके ही शोध पर टिकी हुई है। बात करें किसके? भारत में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण नीतियों की नींव उनके शोध पर टिकी है। और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्या उन्हें क्या है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब? 1976 में। उदाहरण की बात करें, उनकी कौन सी खास बात है? तो पक्षी पर्यावरण के बैरोमीटर होते हैं। पक्षी क्या होते हैं? पर्यावरण के बैरोमीटर होते हैं। यदि वो ही संकट में आ गए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम भी जल्दी संकट में आ जाएंगे। ये उनकी कही की बात थी। अब बात करेंगे हमारे अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के अंदर कौन कौन से हमारे वैज्ञानिक थे, उनकी बात करें। इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले हमारे कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जीवन काल हमारे 1931 से 2015 के बीच में था। तो डॉक्टर कलाम केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत की उम्मीद और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कौन? हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात करें इनके योगदान की, तो उनका योगदान हमारा रक्षा क्षेत्र में मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने क्या एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, क्या IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नेतृत्व किया था।
और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल, कौन कौन सी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण किया गया था, जिसने क्या भारत को रक्षा के क्षेत्र में हमारे आत्मनिर्भर बनाया था। बात करें इसरो की या अंतरिक्ष कार्यक्रम की, तो ये भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे एसएलवी थर्ड कहते हैं, तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। हमारा इसरो के अंदर उन्होंने क्या कार्य किया था, तो भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। और इसी रॉकेट ने हमारा 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया था, किसने, एसएलवी थर्ड ने। बात करें परमाणु कार्यक्रम की, तो 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु कार्यक्रम में 1998 में उन्होंने पोखरण सेकंड परमाणु कार्यक्रम में उस समय के जो रक्षा मंत्री थे और हमारे वैज्ञानिक सलाहकार थे, उसके रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो उस समय उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कब, 1998 के पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के समय, जिससे हमारा भारत आधिकारिक तौर पर एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन पाया। राष्ट्रपति और विजनरी की बात करें, दृष्टा की बात करें, तो वे 2002 से 2007 तक, तब 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे और उनकी सादगी के कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया था। उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास के लिए पूरा तब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ये मॉडल दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि शहरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी तो ग्रामीण लोग शहरों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं पूरा। बात करें विरासत और सम्मान की, इसकी बात करें, विरासत और सम्मान की बात करें, तो 1997 में इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था। पुस्तकों की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 ये इनकी पुस्तकें थी। बात करें इनके विचारों की, तो सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। उनका क्या विचार था, ये सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते, मतलब सोने ही नहीं देते। ये उनकी खास बात थी। फिर आते हमारे सर एम विश्वेश्वरैया, कौन, सर एम विश्वेश्वरैया की बात करें, तो बात करें इनका जीवन काल 1861 से 1962 तक था और भारत में इंजीनियरिंग के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, भारत में इंजीनियरिंग के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। और हमारे सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस 15 सितंबर को हुआ था। कब, 15 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। इसी वजह से भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में 15 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें हमारे इंजीनियरिंग चमत्कार की, तो उन्होंने मैसूर में, कब, उन्होंने मैसूर में कावेरी नदी के तट पर, कावेरी नदी पर उन्होंने मैसूर में कावेरी नदी पर हमारे कृष्ण राजा सागर के आर एस बांध का निर्माण करवाया था। तो हमारे क्या, उन्होंने मैसूर में कावेरी नदी पे कृष्ण राजा सागर बांध का निर्माण करवाया था, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। हैदराबाद शहर को हमारे मूसी नदी की बाढ़ से, क्या, हैदराबाद शहर को मूसी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने बेहतरीन बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, मतलब फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया था। आप इसे याद रखेंगे, हैदराबाद शहर को मूसी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने बेहतरीन बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, ये फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया था। बात करें इनोवेशन या नवाचार की, तो इनोवेशन या नवाचार की बात करें, तो उन्होंने बांधों से अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए, बांधों में ज्यादा पानी आ जाए तो इस अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए स्वचालित स्टील स्लुइस गेट, तो हमारे इन्होंने क्या, स्वचालित स्टील स्लुइस गेट का आविष्कार किया था, जिसे पहली बार पुणे के खड़क वासला बांध पर लगाया गया था। कहाँ, खड़क वासला बांध पर लगाया गया था। कौन सा, स्वचालित स्टील स्लुइस गेट, जिसे हमारे कहाँ लगाया था, हमारे खड़क वासला बांध पे लगाया गया था पहली बार। बात करें प्रशासनिक नेतृत्व की, तो मैसूर राज्य के दीवान रहे थे, कब से कब तक, 1912 से 1918 तक मैसूर राज्य के दीवान भी रहे थे। और इस दौरान उन्होंने शिक्षा, उद्योग और नगर नियोजन, मतलब टाउन प्लानिंग में बहुत सारे सुधार कार्य किए थे। बात करें सम्मान की, तो 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। अब हम देखेंगे हमारे परमाणु और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया था। किसने, परमाणु और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में किस किस वैज्ञानिक ने कहाँ कहाँ काम किया था उसकी बात करें, तो इसमें नंबर 1 पे आते कौन, हमारे राजा रमन्ना। क्या आते हैं, राजा रमन्ना की बात करें, तो डॉक्टर राजा रमन्ना भारतीय परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। किसके, परमाणु हथियार कार्यक्रमों के जो प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। उनके योगदान की बात करें तो 1974 में भारत में पोखरण, जो राजस्थान में अपना पहला सफल शांतिपूर्वक हमारे परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इस ऐतिहासिक मिशन का कोड नेम क्या था, हमारे स्माइलिंग बुद्धा। और डॉक्टर रमन्ना क्या थे, इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य सूत्रधार थे और मुख्य निदेशक थे कौन, डॉक्टर राजा रमन्ना, आपसे याद रखेंगे। बात करें हमारे अगले वैज्ञानिक आते कौन, के सिवान। के सिवान की बात करें, हमारे जिनका जन्म 1957 में था। कब, 1957 में जिनका जन्म हुआ था। तो के सिवान हमारे क्या प्रख्यात एरोस्पेस इंजीनियर थे। हैं, उन्होंने क्या
जिन्हें उनके योगदान के लिए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। के सिवान को हमारा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इनके योगदान की बात करें तो वे हमारे 2018 से 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक? 2018 से 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। उन्हीं के कार्यकाल में हमारे क्या चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। और वो भारत की क्रायोजेनिक इंजन, भारत के जो क्रायोजेनिक इंजन पीएसएलवी जीएसएलवी के विकास और मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिका निभाई थी। आप इसे याद रखें। कौन थे हमारे वैज्ञानिक? के सिवान। अब हम बात करें पुराजीव वनस्पति विज्ञान के बारे में। मतलब पैलियो बॉटनी के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक थे उनकी बात करें पुराजीव वनस्पति विज्ञान की, तो इसमें आते हैं हमारे कौन? बीरबल साहनी, जिनका जन्म हमारा 1893 में और मृत्यु 1949 में हुई थी। तो डॉक्टर बीरबल साहनी भारत के सबसे प्रसिद्ध पुरा वनस्पति वैज्ञानिक थे, मतलब पैलियो बॉटनिस्ट थे। बात करें इनके योगदान की तो वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो हमारे चट्टानों और जीवाश्मों का अध्ययन करके ये पता लगाते थे कि लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कैसे पेड़ पौधे और जंगल हुआ करते थे। ये पता लगाते थे कौन? हमारे डॉक्टर बीरबल साहनी। तो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप खासकर देखे थे हिमालय और गोंडवाना लैंड के प्राचीन वनस्पति जगत मतलब प्री हिस्टोरिक फ्लोरा को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें इनकी विरासत की तो उनके सम्मान में लखनऊ में बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ? हमारे लखनऊ में हमारे बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है, जो आज भी हमारे जीवाश्म शोध के लिए विश्व स्तर का संस्थान माना जाता है। रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, किसकी? रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, इसमें हमारे महिला वैज्ञानिक है कौन? हमारे टेसी थॉमस। बात करें इनकी उपाधि की तो भारतीय मिसाइल महिला मानी जाती है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। किसे? टेसी थॉमस को। बात करें इसके इनके योगदान की तो डीआरडीओ में अग्नि 4 और मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल परियोजना के निदेशक रही थी कौन? टेसी थॉमस। तो भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने किसी इतने बड़े मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। तो पहली मिसाइल हमारी वैज्ञानिक थी कौन? टेसी थॉमस। फिर आते हैं मेरे कौन? कल्पना चावला। कल्पना चावला की बात करें और इनके योगदान की बात करें तो 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया के जरिए, तो 1997 में उन्होंने क्या किया? नासा के स्पेस शटल कोलंबिया के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनती है। कौन? भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? हमारी कौन? हमारी कल्पना चावला। बात करें 2003 में अंतरिक्ष से लौटते समय कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिसमें उनका दुखद निखद निधन हो जाता है। कब? 2003 में। लेकिन आज भी वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी है। कौन? हमारे कल्पना चावला। फिर बात करें चिकित्सा स्वास्थ्य और जीव विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया। बात करें किसकी? कमला सोहानी की। बात करें उपलब्धि की तो किसी भी विज्ञान विषय की में क्या किसी भी विज्ञान विषय में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी कौन? कमला सोहानी। बात करें शोध की तो उन्होंने एंजाइम विटामिन और भारत स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य पर, तो उन्होंने क्या एंजाइम विटामिन और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को लेकर बहुत ही क्रांतिकारी खोजी की थी। किसने? हमारी कमला सोहानी ने। फिर आता है असीमा चटर्जी। असीमा चटर्जी की बात करें तो कार्बनिक रसायन क्षेत्र में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने मलेरिया और मिर्गी जैसे जो गंभीर बीमारियां उनके लिए जीवन रक्षक दवाओं का विकास किया है। किसने? असीमा चटर्जी ने। सम्मान की बात करें तो 1975 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जनरल प्रेसिडेंट की बनने वाली पहली महिला बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे हमारे असीमा चटर्जी को। तो 1975 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जनरल प्रेसिडेंट बनाया गया था। तब 1975 में। तो ये पहली महिला थी जिनको हमारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जनरल प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे कौन सी? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की बात करें तो बात करें योगदान की तो स्त्री रोग विशेषज्ञ मतलब गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिंदुजा ने 1986 में भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब आईवीएफ तकनीक का सफलतापूर्वक प्रसव कराया था, जिससे भारत में बांझपन के इलाज में बहुत ही एक नई प्रगति आ गई थी। कौन थी? हमारे डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। फिर आते हैं गगनदीप कांग। गगनदीप कांग की बात करें तो वायरोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन का विकास किया था। किसका? रोटा वायरस वैक्सीन का विकास किया था, जिसने भारत में लाखों बच्चों को डायरिया होने वाली मौतों से बचाया था। किससे? डायरिया की वजह से जो मौतें होती थी उससे बचाया था। किससे? रोटा वायरस वैक्सीन के विकास से। किसने? गगनदीप कांग। सम्मान की बात करते हैं रॉयल सोसाइटी लंदन की चुने जाने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थे कौन? हमारे गगनदीप कांग। तो बात करें तो हमारे जो रॉयल सोसाइटी लंदन है तो इसकी फेलो चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी कौन? गगनदीप कांग। फिर बात करें हमारे पृथ्वी विज्ञान मौसम और वनस्पति इस क्षेत्र में हमारे कौन कौन से वैज्ञानिक थे? इसमें आते हैं हमारे कौन? अन्ना मणि। अन्ना मणि की बात करें तो उपाधि की बात करें इनकी तो भारत की मौसम महिला
कहा जाता है, मतलब वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे, अन्ना मणि को। बात करें इनके योगदान की, तो सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए उन्हें क्या विशेष उपकरण डिजाइन किए थे, उन्होंने क्या किया, विशेष उपकरण डिजाइन किए थे, किसके लिए, सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए। और भारत में सौर विकिरण निगरानी नेटवर्क उन्होंने स्थापित किया था, क्या, सौर विकिरण निगरानी नेटवर्क उन्होंने स्थापित किया था, जो आज भारतीय सौर ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी अनुसंधान का आधार बना हुआ है। फिर अदिति पंत की बात करें, किसकी, अदिति पंत की बात करें और उनके योगदान की बात करें, तो ये हमारे प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी ओशिनियोग्राफर है। 1983 से 1984 में भारतीय आर्कटिक अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत ये हमारे अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से एक है। आप इसे याद रखें, अदिति पंत की। तो अदिति पंत की बात करें, ये क्या थी, हमारी बहुत प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी है। 1983-84 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत, क्या, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत इन्होंने अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली महिला के रूप में गौरवान्वित किया है भारत को। फिर आते हैं हमारे कौन, जानकी अम्माल। जानकी अम्माल की बात करें इनके योगदान की, तो साइटोजेनेसिस जेनेटिक्स मतलब कोशिका आनुवंशिकी के माध्यम से इन्होंने गन्ने की एक ऐसी उपज विकसित की है, क्या, हमारे गन्ने की एक ऐसी उच्च उपज वाली किस्म विकसित की है जिसे हाई यील्ड वेराइटीज कहते हैं, जो भारतीय जलवायु के अनुकूल थी। तो कौन थी, हमारी जानकी अम्माल। अब हम बात करेंगे हमारे इंजीनियरिंग और संचार की। क्या, इंजीनियरिंग संचार के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक की बात करें, राजेश्वरी चटर्जी। कौन थी, राजेश्वरी चटर्जी की बात करें योगदान की, तो भारत की पहली महिला इंजीनियर है राजेश्वरी चटर्जी, जिन्होंने माइक्रोवेव अनुसंधान मतलब माइक्रोवेव रिसर्च में विशेषज्ञता प्राप्त की थी, किसने, राजेश्वरी चटर्जी ने। उन्होंने रडार प्रणाली, जो रडार सिस्टम एंटेना पर भी शोध किया था, और वह आज की जो आधुनिक संचार और रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। क्या, हमारे रडार सिस्टम, कौन थी, हमारी राजेश्वरी चटर्जी। अब हम देखें राजस्थान के हम निवासी हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के कौन कौन से वैज्ञानिक थे उनकी बात करें। ये थे हमारे दौलत सिंह कोठारी। कौन है, हमारे दौलत सिंह कोठारी की बात करें 1906 से 1993 तक। तो डॉक्टर कोठारी केवल एक महान भौतिक विज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि हमारे आधुनिक भारत की शिक्षा प्रणाली के शिल्पकार भी थे। कौन, डॉक्टर कोठारी। बात करें इनके जन्म की, तो 6 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ, उदयपुर राजस्थान में। बात करें इनके योगदान की, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी योगदान दिया था। मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में ऐतिहासिक कोठारी आयोग बना था, जो 1964 से 1966 था, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। जैसे हमारा 10+2+3 जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी कि 10वीं के बाद 2 साल बाद 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन, ये एक शिक्षा प्रणाली किसकी मानी जाती है, कोठारी आयोग की। उन्होंने यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनसीईआरटी की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण और संस्थापक भूमिका निभाई थी। तो रक्षा वैज्ञानिक नेतृत्व की बात करें, क्या, रक्षा वैज्ञानिक नेतृत्व की बात करें, तो वे 1948 से 1961 तक, वे क्या, हमारे 1948 से 1961 तक भारतीय रक्षा मंत्रालय के पहले वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। और डीआरडीओ की स्थापना में भी उन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया था, किसकी, डीआरडीओ की स्थापना में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें शोध की, तो शोध की बात करें तो सांख्यिकी उष्मागतिकी मतलब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स और हमारे खगोल भौतिकी जो एस्ट्रोफिजिक्स है, उसमें उनके शोध कार्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी है। तो आप इसे याद रखेंगे, शोध या रिसर्च की, तो सांख्यिकी उष्मागतिकी और खगोल भौतिकी के में उनके जो शोध कार्य हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल चुकी है। बात करें भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें, भारत से नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर विज्ञान की दिशा को बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। भारत की बात करें, विश्व विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान में भारत के कौन से 3 प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता है उनकी बात करें, तो पहले थे हमारे कौन, सीवी रमन। सीवी रमन की बात करें तो हमारे भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात करें कि योगदान की, तो उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर किए गए जो उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, जो हम वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं। बात करें इनकी, तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो साबित करता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके तरंगदैर्ध्य में बदलाव आ जाता है। तो थोड़ी देर पहले हमने रमन प्रभाव के बारे में काफी डिटेल से देखा था, और ये जो स्कैटरिंग है या प्रकीर्णन है, इसके बारे में भी काफी डिटेल से जानने की कोशिश की थी। अगले वैज्ञानिक हमारे कौन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात करें क्षेत्र वर्ष की, तो चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान मतलब मेडिसिन और साइकोलॉजी फिजियोलॉजी इस क्षेत्र में 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात करें इनके योगदान की, तो इन्होंने आनुवंशिक कोट या जेनेटिक कोट की व्याख्या की थी, और उन्होंने स्पष्ट किया था डीएनए या फिर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार से हमारे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं, और उनका ये पुरस्कार अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ साझा किया गया था।
तो आप इसे याद रखेंगे। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या सी चंद्रशेखर की बात करें तो इन्हें भी हमारे 1983 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। इनकी योगदान की बात करें तो इन्होंने तारे की संरचना और विकास से जुड़ी हुई जटिल भौतिक क्रियाओं का हमारे गणितीय और सैद्धांतिक अध्ययन किया था। इन्होंने वहां चंद्रशेखर लिमिट दी थी और उन्होंने सिद्ध किया था कि एक निश्चित द्रव्यमान मतलब सीमा के बाद कोई मृत तारा कैसे हमारे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाता है। तो हमारे 3 वैज्ञानिक थे जिन्हें हमारा नोबेल पुरस्कार मिला होता है। कौन-कौन से थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और हमारे थे सीवी रमन। तो सीवी रमन के भतीजे थे कौन? हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब हम बात करें कुछ प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं। बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों जैसे हमारे हरिदत्त, पंचानन माहेश्वरी की वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में बताओ। 2 थे हमारे कौन? हरिदत्त और पंचानन माहेश्वरी। तो हमारे आरएससी मेंस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो हरिदत्त की बात करें तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे खगोल शास्त्र के पुरोधा कौन? हरिदत्त। हरिदत्त हमारे प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने हमारे जटिल गणितीय गणनाओं को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाया था। कि जो हमारी जटिल गणितीय गणनाएं थी उनको क्या आम जनमानस के सुलभ बनाया था। किसने? हमारे हरिदत्त ने। बात करें हरिदत्त की वैज्ञानिक उपलब्धियों की तो परहित प्रणाली दी थी उन्होंने। क्या? परहित प्रणाली। तो उन्होंने खगोलीय गणनाओं को आसान बनाने के लिए क्या खगोलीय गणनाओं को आसान बनाने के लिए इस नई और सरल विधि का विकास किया था। क्या? नई और सरल विधि का विकास किया था कि जो थी हमारी क्या परहित प्रणाली। पर बात करें हमारे भक्ति का सुधार की बात करें तो ग्रहों की स्थिति और उनकी गणित गति की गणना में या ग्रहों की स्थिति और उनकी गति की गणना में अधिकतम सटीकता लाने के लिए यह विशेष गणितीय अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। पंचांग निर्माण की बात करें तो दक्षिण भारत में आज भी उपयोग आने वाले जो पंचांग है वह हिंदू कैलेंडर है। उनके निर्माण की जो मूल नींव हमारे किसके कार्यों पर टिकी हुई है? हरिदत्त के कार्यों पर टिकी हुई है। प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें तो उन्होंने सैद्धांतिक खगोल शास्त्र को इसको सैद्धांतिक खगोल शास्त्र को दैनिक और धार्मिक उपयोग के लिए व्यवहारिक बनाकर अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे कौन? पंचानन माहेश्वरी। कौन आते हैं? पंचानन माहेश्वरी की बात करें जो हमारे 1904 से 1966 तक थे हमारे वनस्पति विज्ञान के महारथी थे। जयपुर राजस्थान में जन्मे डॉक्टर महेश्वरी 20वीं सदी के सबसे प्रख्यात भारतीय वनस्पति विज्ञानियों में से एक थे, बॉटनिस्ट थे। इस कौन सी 20वीं सदी की बात करें इनकी उपलब्धियों की तो इनको कौन-कौन सी उपलब्धियां मिल चुकी है। मतलब कृत्रिम निषेचन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। तो पुष्पीय पादपों में कृत्रिम निषेचन के विश्व स्तरीय अग्रदूत थे हमारे। क्या सबसे पहले बताने वाले कौन थे हमारे? कौन? डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। किसके? पुष्पीय पादपों में कृत्रिम निषेचन के बारे में। फिर टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक की बात करें। क्या टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक की बात करें तो उन्होंने पौधों के लिए टेस्ट ट्यूब निषेचन मतलब टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीक विकसित की थी जो आज हमें संकर और उन्नत प्रजाति तैयार करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कौन सी हमारी? टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक। बात करें वर्गीकीय में भ्रूण विज्ञान के वर्गीकीय में भ्रूण विज्ञान की बात करें टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो उन्होंने पादप भ्रूणिकी मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लक्षणों का उपयोग करके तो उन्होंने क्या किया? पादप भ्रूणिकी मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लक्षणों का उपयोग करके पौधों के वर्गीकरण तक टैक्सोनॉमी की शुरुआत की थी। फिर संस्थागत योगदान की बात करें और विरासत की बात करें तो उन्हें भारत पादप भ्रूणिकी का जनक मतलब फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी माना जाता है। उन्होंने क्या भारत में इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने क्या किया? भारत में इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया था। 1951 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट की इन्होंने स्थापना की थी। तो 1951 में उन्होंने क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट की स्थापना की और प्रसिद्ध पत्रिका जो हमारा फाइटोमॉर्फोलॉजी इसका भी इन्होंने संपादन किया था। जो हमारी प्रसिद्ध पत्रिका थी कौन सी? फाइटोमॉर्फोलॉजी इसका भी इन्होंने संपादन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे वनस्पति विज्ञान विभाग में को दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र बनाने में उन्होंने काफी ज्यादा योगदान किया था। बात करें इनके सम्मान और पद की, प्रमुख सम्मान और पद की बात करें तो रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले दूसरे भारतीय वैज्ञानिक थे वनस्पति वैज्ञानिक कौन? हमारे पंचानन माहेश्वरी 1965 में। तो भारतीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष 1964 में चुने गए और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष उन्हें हमारे 1968 के लिए चुना गया था। वीर व सैनिक पदक में उन्हें 1958 में मिल चुका है। तो ये थे हमारे कौन? पंचानन माहेश्वरी। फिर हमारे 2 प्रश्न आए हुए थे परीक्षा में, वैसे तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर सलीम अली की और मिल्किल मैन ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन इनके योगदानों के बारे में सवाल पूछा गया था। वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहले आता है मेरे कौन? बर्डमैन ऑफ इंडिया जिन्हें हम डॉक्टर सलीम अली कहते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के जनक
डॉक्टर सलीम अली को उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें पक्षी सर्वेक्षण और वर्गीकरण की, तो वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे भारत में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया था और उनके प्रजातियों और व्यवहार का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया था। कौन थे हमारे? डॉक्टर सलीम अली। बात करें कि महत्वपूर्ण साहित्य की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। पुस्तक का नाम क्या था? द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। उस बुक ने हमारे आम जनता के बीच में पक्षी दर्शन और प्रकृति प्रेम को लोकप्रिय बनाया था। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो उन्होंने राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, उसकी स्थापना की और केरल के साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी को बचाने के लिए आंदोलन में बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई थी। संस्थागत योगदान की बात करें तो उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मतलब BNHS के साथ मिलकर शोध कार्य किया था और उन्हीं के सम्मान में कोयम्बटूर में SACON सेकोन मतलब सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? हमारे कोयम्बटूर में। इसकी स्थापना की गई थी SACON। बात करें इनकी कहावत की तो पक्षी पर्यावरण के बैरोमीटर होते हैं, ये दिवस संकट में है तो हम भी जल्दी ही संकट में आ जाएंगे। फिर इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के बारे में मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भारत को विज्ञान विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें इन्होंने श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था तो 1970 में उनके नेतृत्व में हमारे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी जो भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुग्ध आत्मनिर्भर राष्ट्र में जिसने बदल दिया था। सहकारी मॉडल है अमूल की बात करें तो उन्होंने गुजरात में दुग्ध उत्पादकों का क्या उन्होंने गुजरात में दुग्ध उत्पादकों का एक कृषि आधारित सहकारी कोऑपरेटिव मॉडल बनाया था जिससे हमारे बिचौलिए खत्म हुए। अमूल जैसे हमारे वैश्विक ब्रांड का जन्म होता है जिससे हमारे लाखों ग्रामीण महिलाएं और किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है। तकनीकी नवाचार की बात करें तो दुनिया भर में पहली बार भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक उन्होंने विकसित की थी। किससे? भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की तकनीक उन्होंने विकसित की थी जिससे दूध के आयात पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाती है। संस्थागत विकास की बात करें तो 1965 में उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद IRMA की स्थापना की थी। बात करें इनकी बात की तो सच्चा विकास वही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का भी उत्थान कर सके, तभी वो सच्चा विकास माना जाएगा। अब हमारे जो 2021 के अंदर एक सवाल आया हुआ था, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पूछा गया था, तो वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आधुनिक भारत के कौन कौन से वैज्ञानिक है जो परीक्षा में आए थे। जैसे हमारे होमी जहांगीर बाबा थे, उपाधि की बात करें तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है इन्हें। बात करें संस्थागत नींव की तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1945 में TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1948 में उन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी हमारे कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? हमारे 1948 में। तो टोंबे में स्थापित परमाणु केंद्र को आज इन्हीं के नाम से BARC मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो कण भौतिकी में भाभा प्रकीर्णन भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत उन्होंने दिया था जो हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकराव को समझाता है। तो कण भौतिकी में उन्होंने क्या कि भाभा प्रकीर्णन या भाभा स्कैटरिंग का सिद्धांत दिया था जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकराव को समझाता है। दृष्टिकोण की बात करें तो इन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और सामरिक मतलब हथियार दोनों उपयोगों को दूर की दूरदर्शी नींव रखी थी। कौन थे? हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। फिर आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, अगले वैज्ञानिक आते हैं कौन? सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो इन्होंने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो 1924 में उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर उन्होंने उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया था और आज इन कणों को उन्हीं के सम्मान में बोसोन कहा जाता है। इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भी खोज की थी तो उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे ठंडी अवस्था बोस आइंस्टीन संगणन की भविष्यवाणी की थी जिसकी पुष्टि 1995 में हो गई है। संस्थागत योगदान की बात करें तो 1917 में स्थापित बोस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में स्थापित था, इसके माध्यम से क्वांटम यांत्रिकी और एक्सरे विवर्तन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य किए थे। कौन थे? हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। फिर आते हैं हमारे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया मतलब M विश्वेश्वरैया की बात करें तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो भारत के सबसे महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें तो कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर बांध का निर्माण इन्होंने करवाया था। साथ ही साथ हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने के लिए इन्होंने बाढ़ नियंत्रण प्रणाली भी विकसित की थी। कौन थे? हमारे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। बात करें नवाचार की तो बांधों के लिए इन्होंने स्वचालित स्टील स्लुइस गेट और हमारे कृषि सिंचाई के लिए हमारे रेत हमारे निस्पंदन प्रणाली इनका आविष्कार किया था। प्रशासन की बात करें तो मैसूर के दीवान के रूप में उन्होंने औद्योगिक और शहरी विकास की रूपरेखा रखी थी।
1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं हमारे मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा की बात करें तो ये हमारे खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध साहा आयनीकरण समीकरण भी दिया था, जिससे हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को तारे के तापमान और उनकी रासायनिक संरचना और उनके वायुमंडल को समझने में मदद मिलती है। कौन थे हमारे मेघनाथ साहा? बात करें संस्थागत निर्माण की तो भारत में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। नाभिकीय विज्ञान की बात करें तो भारत के पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर मतलब कण त्वरक की स्थापना इन्होंने की थी और परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे हमारे मेघनाथ साहा? फिर आते हैं हमारे कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात करें तो आनुवंशिक कोड की स्थापना की उन्होंने। क्या? आनुवंशिक कोड की स्थापना की और उन्होंने इस सिद्ध किया था डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कोड किस प्रकार से प्रोटीन बनाते हैं। तो उन्होंने ये सिद्ध किया डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कोड किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं। कृत्रिम जीन की बात करें तो वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे। वे कहते हैं दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। प्रभाव की बात करते हैं इनकी खोजों ने आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी क्रिस्पर केस जीन एडिटिंग तकनीक और सिंथेटिक बायोलॉजी की नींव रखी थी। बात करें इनके सम्मान की तो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। फिर एक सवाल आया था 2000 क्या हमारा एक सवाल आया था भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान और उनके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए कहा था। 10 नंबर का सवाल आया था 2016 के अंदर आरएस की। तो बात करें इसका जवाब था तो भारतीय पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनको उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा, अंतरिक्ष और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे पहला आता हमारा योगदान रक्षा और मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो आईजीएमडीपी मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रणेता थे। तो उन्होंने 1980 के दशक में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जिसे शॉर्ट में आईजीएमडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईजीएमडीपी कहा जाता है। उसके उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। इसके तहत उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश इसके तहत उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसे स्वदेशी मिसाइलों का सफल विकास किया था, जिसने क्या भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। जिसने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट का नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य क्या हमारा एसएलवी गृह प्रक्षेपण यान तकनीक का उपयोग करके भारत के लिए एक मारक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करना था। बात करेंगे हम नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब इसरो में योगदान की बात करें। किसके? नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम या इसरो में योगदान की बात करें तो डॉक्टर कलाम भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन? डॉक्टर कलाम। और इन्हीं के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी उपग्रह को 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। क्या? इसको रोहिणी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। और उन्होंने PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास की प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार की थी। किसने? हमारे डॉक्टर कलाम ने। फिर बात करें परमाणु शक्ति और पोखरण सेकंड की तो 1998 में पोखरण सेकंड 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम जो हमारे क्या थे? डीआरडीओ के हेड थे। उन्होंने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई थी और इसी परीक्षण ने भारत को आधिकारिक रूप से एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। और वे हमेशा बिजली उत्पादन शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रबल पक्षधर थे। फिर बात करें स्वास्थ्य देखभाल में उनके तकनीकी नवाचार की बात करें। किसमें? स्वास्थ्य देखभाल में उनका तकनीकी नवाचार क्या है? तो उन्होंने कलाम राजू स्टेंट के आविष्कार किया। तो उन्होंने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर एक स्वदेशी और बेहद सस्ता कोरोनरी स्टेंट विकसित किया था, जिससे हमारे हृदय रोगियों का इलाज आम आदमी की पहुंच में आ पाया था, जिसे हम कहते हैं कलाम राजू स्टेंट। फिर तकनीकी और नीतिगत नेतृत्व की बात करें। क्या? तकनीकी और नीतिगत नेतृत्व की बात करें जिसे लीडरशिप कहते हैं। तो डीआरडीओ को हेड के रूप में उन्होंने काम किया। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख रहते हुए उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब LCA तेजस जैसी उन्नत प्रणाली के विकास में को भी गति दी थी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो 1999 से 2001 तक उन्होंने भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में भी काम किया था। कब से कब तक? 1999 से 2001 तक उन्होंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में काम किया था भारत सरकार के। फिर दूरगामी दृष्टिकोण की बात करें, विजन 2020 की बात करें और लेगेसी की बात करें तो उन्होंने 2020 विजन 2020 का दस्तावेज तैयार किया था। हमारी शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का खाका था। और अपनी पुस्तकें जिसमें हमारे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स इनके माध्यम से उन्होंने करोड़ों भारतीय युवाओं को
विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। निष्कर्ष के रूप में देखिए तो हमारा डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि वो कैसे हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग राष्ट्र निर्माण और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब एक सवाल आया था हमारा कौन सा, डॉक्टर सीवी रमन और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसके बारे में बताइए। ये 2 अंक का प्रश्न था, इसीलिए इसका उत्तर सीधा-सीधा होना चाहिए। क्या था हमारा, डॉक्टर सीवी रमन। इन्हें हमारे भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कारण क्या था? प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य और रमन प्रभाव की ऐतिहासिक खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक थे हमारा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। कारण क्या था? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम की खोज और यह बताने के लिए कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे नियंत्रित या कंट्रोल होता है। तो ये पुरस्कार उन्होंने 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ साझा किया था। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे क्या, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की थी। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।